हरियाली, खिलखिलाती नदी, पंछियों की चहचहाहट, खुशहाल सुखी लोगों का हासिल था तेजपुर गांव। गांव में प्रधान थे संपत राम। संपत राम बड़े ही सुसभ्य, सुसंस्कृत और ईमानदार व्यक्ति थे और गांव का बड़ा ख्याल रखते थे। बरगद के पेड़ के नीचे चल रही सभा में गांव को मिले एक विशेष पुरस्कार के बारे में जानकारी दे रहे थे। बड़ी ही खुशी की बात है, हर साल की तरह इस साल भी हमें आदर्श गांव का पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार इस बात का सबूत है कि हमारे गांव में विकास के साथ साथ सुख शांति भी है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी इसी तरह से मिलजुल कर रहा करें। लेकिन संपत राम जी, विकास और सुख शांति तो ठीक है, पर हर साल की तरह इस साल भी हमारे गांव में कड़ाके की ठंड आएगी, उसका क्या करें? इसका कोई जवाब है आपके पास? हर साल ठंड आती है और हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों को कंबल बांटेंगे, जिससे लोग ठंड से अपनी रक्षा कर पाएंगे। ये था सूरज, संपत राम का इकलौता बेटा, अपने पिता की तरह ही होनहार और एक अच्छा इंसान, जो कि हर दम गांव की भलाई के बारे में सोचता रहता था। लेकिन इस साल हमें पता चला है कि हर साल से ज्यादा ठंड इस साल आने वाली है। आप चिंता ना करें, हम इसका हल ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। रामदास की बात सच साबित हुई। इस साल गांव में काफी ठंड आई। संपत राम और सूरज ने गांव के लोगों को कंबल बांटे, पर जितने कंबल बांटे वो लोगों के लिए कम पड़ रहे थे। अरे इस साल तो ठंड इतनी है कि 2-3 कंबल से भी आराम नहीं मिल रहा है। हाँ भाई, और इस साल तो गांव में संपत राम जी ने जितने कंबल बांटे वो भी कम पड़ गए। अब क्या करें? इस ठंड में बाहर कैसे निकले? घर से बाहर काम नहीं करने जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। करें तो करें क्या? अब लगता है हमें उस धनसुख लाल के दुकान पर ही जाना पड़ेगा। लेकिन वो तो काफी महंगा बेचता है, क्या करें? और कोई चारा है तो बताओ। इसलिए गांव के लोग धनसुख लाल के दुकान पर जमा हुए, जिसकी एक कंबल की दुकान थी। देखो भाई, ये कंबल तो 5000 का है। इसकी क्वालिटी देखो, बहुत बढ़िया है। ये लेना हो तो लो, नहीं तो फुटो यहाँ से। तुम्हारे सरपंच के कंबल की तरह नहीं, उनके बेडशीट और कंबल में कोई फर्क ही नहीं है। फर्क तो आपकी नीयत और उसकी नीयत में है। उनके दिए कंबल अच्छे ही हैं, और आप जो कंबल 5000 में बेच रहे हैं ना, उसकी कीमत 2000 से ज्यादा नहीं है। इतनी ठंड है गांव में और आप अपने मुनाफे के बारे में सोच रहे हैं। अरे गरीब आदमी तो गरीब आदमी, अमीर इंसान को भी इस कंबल को खरीदने में दिक्कत होगी। आप भी तो इसी गांव के हैं ना, आपको जरा भी फिक्र नहीं है इस गांव की? मैं तो गांव के बारे में ही सोच रहा हूँ, इसीलिए तो इसके रेट कम हैं। नहीं तो जाओ शहर में, भाव पता चल जाएंगे। 7-8 हजार से कम में नहीं मिलेगा इस क्वालिटी का कंबल। गांव की फिक्र तो बस प्रधान संपत राम और सूरज को थी, जो अपने घर में बैठे चिंता में डूबे हुए थे। पिताजी, इस गांव में आई ठंड ने तो जान ही निकाल दी है लोगों की। हाँ, सुना है कल गांव में वो मंगलू के पिता की ठंड की वजह से मौत हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव में एक भी परिवार जिंदा नहीं बचेगा। धनसुख लाल अपने फायदे के बारे में ना सोचकर थोड़ा गांव वालों के बारे में सोचे तो सारी समस्या हल हो सकती है। उसके इतने महंगे कंबल गांव के लोग कैसे खरीदे? मुझे लगता है कि मुझे जाकर धनसुख लाल से बात करनी चाहिए। संपत राम जब धनसुख लाल के घर गए तो उन्हें भी वही जवाब मिला जिसकी उम्मीद धनसुख लाल से की जा सकती थी। धनसुख लाल, जरा मेरी बात सुनो। तुम गांव के बारे में सोचो। जहां लोग 500 रुपए भी खर्च नहीं कर पाते, वहां लोग 5000 के कंबल कैसे खरीदेंगे बताओ? आप चाहते हैं कि मैं कंबल कम भाव में बेचूं? अरे मेरी कमाई करने का यही तो सीजन है। अगर अभी पैसे ना कमाऊं तो कब कमाऊं? मैं कम भाव में नहीं बेचूंगा कंबल, बस ये तय रहा। संपत राम और सूरज अपने घर में बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि इस समस्या से गांव के लोगों को बचाया कैसे जाए। संपत राम दुखी स्वर में बोल पड़े। इस गांव में जब से हूं, ना जाने कितनी ही समस्या इस गांव में आई। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं जब से प्रधान बना,
अपने बच्चे की तरह इस गांव को मैंने संभाला है, हर समस्या से उबारा है, लेकिन इस समस्या का उपाय मिल ही नहीं रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने पिता की ये हालत देख सूरज भी बहुत दुखी हुआ। वाकई उसके पिता जब से प्रधान बने थे अपने गांव को अपने बच्चे की तरह पालते आए थे। अपने परिवार से पहले हमेशा वो गांव के बारे में सोचते थे, लेकिन ठंड की समस्या ने तो उन्हें मानो अंदर से मार ही डाला था। सूरज भी तो अपने पिता की तरह ही गांव से प्यार करता था। इस पूरे माहौल में वो इस तरह फंस चुका था कि उसका दम घुट रहा था। इसीलिए टहलने के लिए वो गांव से दूर नदी किनारे पहुंचा। अरे भैया सुनो ना, हमारी बॉल उस बिल में गई है। प्लीज आप हमें उसमें से हमारी बॉल निकाल कर दीजिए ना। कहाँ गई है तुम्हारी बॉल? वो देखिए उधर, उस बिल में गई है। तुम लोगों को यही जगह मिली खेलने के लिए? मैदान में जाकर नहीं खेल सकते तुम लोग? यहाँ बिल है, बिल में पता नहीं क्या हो, सांप बिच्छू का डर होता है। भैया प्लीज बॉल निकाल दीजिए ना, हम लोग अभी मैदान में चले जाएंगे। प्लीज हमारी बॉल निकाल दीजिए। नाग को देखकर सभी डर गए, लेकिन सूरज तब चौंका जब नाग बोलने लगा। डरो मत, मैं जानता हूँ कि मुझे देखकर तुम डर गए हो। मैं एक बोलने वाला नाग हूँ। बिल में हाथ किसने डाला? सूरज डरते हुए कहता है, जी मैंने। हम बहुत खुश हुए, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मुझे एक ऐसी चोट लगी जिससे ऐसा फोड़ा बन गया कि मैं ना चल सकता था और ना ही एक जगह बैठ सकता था। तुम्हारे छूने से वो फोड़ा फूट गया और अब मुझे काफी राहत है। तुम्हारी वजह से मुझे इस तकलीफ से राहत मिली है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके काम आ सका। नाग देवता, आप एक दर्द से उबर चुके हैं। आपको तो दर्द का एहसास अच्छे से है। मैं भी एक दर्द से गुजर रहा हूँ जिसका उपाय मुझे नहीं मिल रहा। बताओ, मैं तुम्हारी हर तरह से मुश्किल को मिटा सकता हूँ। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जी मेरे गांव का नाम तेजपुर है। बात यह है कि इस साल गांव में काफी ठंड पड़ रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। लोग मर रहे हैं। अगर आप हमारे लिए कुछ कर सके तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। ऋणी तो मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हारी इस समस्या का निवारण मैं करता हूँ। फिर क्या था, एक ही पल में सूरज और बच्चों के सामने एक बड़ा सा तंदूर प्रकट हुआ और सूरज के हाथ में एक जादुई माचिस भी आ गई। ये एक तंदूर है। तुम्हारे हाथ में जो माचिस है, सिर्फ उससे ही ये तंदूर जलेगा। इसकी गर्मी से तुम्हारे गांव में ऐसी गर्माहट फैलेगी कि कंबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ सामान्य हो जाएगा। वाह, इतना बड़ा तंदूर! अब तो बहुत मजा आएगा। इसमें तो पूरे गांव के लिए रोटियां बन सकती हैं। जब तंदूर जला तो गांव में खुशी की लहर ऐसी दौड़ी कि ठंड की लहर का नामो निशान न रहा। गांव के लोग भर भर कर सूरज को दुआएं देने लगे, और देते भी क्यों ना, आज उसकी वजह से तो गांव में सुख और शांति आई थी। वाह सूरज भैया, ये तंदूर से तो ऐसी गर्मी पैदा हो रही है कि गांव में किसी को भी ठंड नहीं लग रही है। ये तंदूर तो कमाल का है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ सूरज भैया की इस माचिस से ही जलता है। जादू है ना ये? जादू तो है रामदास भैया। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा गांव इस ठंड से बच पाया। लेकिन ये सब देखकर गांव का सेठ धनसुख लाल पूरी तरह जल भुन गया था। इस सूरज ने तो मेरा सारा धंधा ही बिगाड़ दिया। मैंने इतने सारे कंबल जो शहर से खरीद कर लाए हैं, अब वो सारे के सारे मुझे उस तंदूर में ही जलाने पड़ेंगे। ये तंदूर जी का जंजाल बन गया है। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। सुना है जो माचिस उस सूरज के पास है, सिर्फ उस माचिस से ही वो तंदूर जलाता है। अगर तुम वो माचिस चुरा लो और उसे नष्ट कर दो, तो फिर से लोग ठंड से मरने लगेंगे, और उन्हें ठंड से बचने के लिए कंबल तो तुमसे ही खरीदनी पड़ेंगी। हाँ, लेकिन ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो तंदूर की माचिस हमारे हाथ लग जाए?
तुम्हें वो माचिस गांव वालों की नजर से बचाकर चुरानी पड़ेगी। एक काम करो, रात के अंधेरे में तुम संपत राम के घर जाओ और वो माचिस अपने हाथ में लेकर उसे खत्म कर दो। रात को सारा गांव जब सो रहा था, तब संपत राम के घर के पीछे वाली खिड़की में कुछ हलचल महसूस हुई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, सांप मुझे काट लेगा। धनसुख, तुम यहाँ कैसे? तुम चोरों की तरह हमारे घर कैसे आए? तुम्हारे जादुई तंदूर की वजह से तो गांव का फायदा हुआ, लेकिन मेरा धंधा चौपट हो गया। मेरा नुकसान हो रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहता तो मैं पैसे कैसे कमाता? इसीलिए मैं तुम्हारे तंदूर की माचिस को नष्ट करने यहाँ आया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ वो एक सांप में तब्दील हो गया और अब देखो, जमीन पर पड़ते ही फिर से माचिस बन गया। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। सामने का दृश्य देखकर क्या हुआ ये जानने में सूरज और संपत राम को जरा भी देर नहीं लगी। इंसान लालच में किस तरह अंधा हो जाता है, तुम्हें आज समझ में आ गया होगा। तुम भी इसी तेजपुर के सदस्य हो। गांव के सुख दुख में तुम्हें साथ देना चाहिए, ना कि लालच में अंधा हो जाना चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। कुटुंबपुर गांव में रामलाल नाम का व्यक्ति रहता था, जो गांव में ठेला लगाकर पानी पूरी बेचा करता था। रामलाल की पानी पूरी दूर दूर के गांव के लोग खाने आया करते थे। रामलाल एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। गरीबों को वो मुफ्त में पानी पूरी खिला दिया करता था। एक दिन रत्नापुर गांव का मुखिया रामलाल की पानी पूरी की तारीफ सुनते हुए अपने दो साथी भीमा और कालिया के साथ वहां पर आया। तुम्हारे पानी पूरी के चर्चे दूर दूर तक गांव में फैले हुए हैं रामलाल। मैं अपने आप को यहाँ पर आने से रोक नहीं पाया। ये मेरे दोनों साथी भीमा और कालिया हैं। अपने हाथ की बढ़िया पानी पूरी हम सबको खिलाओ। रामलाल ने उन सबको एक एक प्लेट पानी पूरी दे दी। पानी पूरी खाकर मुखिया खुश होते हुए बोला, तेरे हाथ में तो जादू है रामलाल, पानी पूरी खाकर मजा आ गया। सही कहा मुखिया जी, कई गांव में पानी पूरी खाई है, लेकिन ऐसी पानी पूरी का स्वाद कभी भी चखने को नहीं मिला। रामलाल, तुम हमारे गांव में ठेला क्यों नहीं लगाते? कालिया सही कह रहा है रामलाल, मेरा गांव तुम्हारे गांव से ज्यादा सुंदर है और वहां पर सफल व्यापारी भी रहते हैं। तुम्हारी पानी पूरी वहां खूब बिकेगी। तुम कहो तो मैं वहां पर तुम्हारे लिए एक अच्छी सी दुकान भी बनवा दूंगा। नहीं मुखिया जी, मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे गांव में भले ही आपके गांव जैसे धनवान व्यक्ति नहीं रहते हो, लेकिन मुझे अपने ही गांव में शांति मिलती है। आपको शायद नहीं पता मुखिया जी कि ये रामलाल एक नंबर का बेवकूफ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है। आधे से ज्यादा तो पानी पूरी ये अपने गांव के लोगों को मुफ्त में खिला देता है। भीमा की बात सुनकर मुखिया हंसते हुए बोला, वो तो इसके कपड़ों की और ठेले की हालत बता रही है। अभी भी वक्त है रामलाल, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जीवन में धन कमाना बहुत जरूरी होता है। मुखिया रामलाल को तरह तरह के लालच देने लगा, मगर रामलाल ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। रामलाल, मैंने तुम्हारी पानी पूरी की जरा सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो अपने आप को 30 मार खां समझने लगे। तुम्हारा अब ये पानी पूरी का ठेला ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। इतना कहकर मुखिया गुस्से से अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। वो सीधा रामलाल के गांव के मुखिया सत्तू से जाकर मिला। और सुनाओ सत्तू भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे गांव के? अरे मेरे गांव के हाल चाल क्या लेने आए हो मुखिया? हाल चाल तो तुम्हारे गांव के अच्छे हैं। तुम्हारे गांव में उन्नति ही उन्नति है। मेरे गांव के लोगों को तो 2 वक्त का भोजन भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। तुम्हारे गांव में रामलाल की पानी पूरी तो बहुत प्रसिद्ध है।
दूर दूर से गांव के लोग सिर्फ और सिर्फ रामलाल की पानी पूरी खाने के लिए ही आते हैं। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है मुखिया, उस बेचारे का पानी पूरी का ठेला अच्छा चलता है। यही बात तो मैं तुम्हें समझाने आया हूँ सत्तू। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे गांव का नाम तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि रामलाल की वजह से प्रसिद्ध है। दूर दूर से गांव के लोग सिर्फ उसकी ही पानी पूरी खाने के लिए आते हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं कि गांव वाले आपस में मिलकर रामलाल को ही मुखिया बना दे। रत्नापुर गांव के मुखिया की बात सुनकर सत्तू बुरी तरह से चौंक गया। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मुखिया, इस बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। तुमने तो मुझे टेंशन में डाल दिया। तो मुझे बताओ कि इसका उपाय क्या है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे गांव का नाम मेरे नाम की वजह से प्रसिद्ध हो जाए। सीधी सी बात है, तुम्हारे गांव का नाम पानी पूरी की वजह से प्रसिद्ध है। तुम शहर से कुछ अच्छे पानी पूरी बनाने वाले को पकड़ लाओ और अपने गांव में एक बढ़िया रेस्टोरेंट खोल लो। जब रेस्टोरेंट खुल जाएगा तो फिर रामलाल की पानी पूरी कौन खाने आएगा। हमारे मुखिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सत्तू भाई, आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। हमारे सारे गांव वाले हमारी मुखिया जी की ही बात मानते हैं और देखो हमारे गांव में तुम्हारे गांव से ज्यादा उन्नति है। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कल ही शहर से कुछ पानी पूरी बनाने वालों को पकड़ कर लाता हूँ और यहाँ अपने गांव में रेस्टोरेंट का निर्माण करवाता हूँ और उस रेस्टोरेंट का नाम मेरे ही नाम से होगा, सत्तू रेस्टोरेंट। सत्तू की बात सुनकर रत्नापुर गांव का मुखिया मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। मुखिया अपने साथी कालिया से बोला, इसे राजनीति कहते हैं कालिया। अब तुम देखना, ये रामलाल आज से सत्तू मुखिया की आंखों का कांटा बन गया है। कुछ ही दिन में इस रामलाल का नाम खत्म हो जाएगा। आपके दिमाग का तो जवाब नहीं मुखिया जी। कुछ दिनों के अंदर ही अंदर सत्तू मुखिया ने गांव में एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट का निर्माण करवा लिया और शहर से एक बहुत अच्छे पानी पूरी बनाने वाले को अपने गांव में ले आया। कुछ ही दिनों बाद गांव के सारे लोग उसके रेस्टोरेंट में जाकर पानी पूरी खाने लगे। अब सत्तू के ठेले पर कोई नहीं आता था। बेचारा सत्तू रोज पानी पूरी का ठेला लगाकर दिन भर धूप में अकेला खड़ा रहता और शाम तक उसकी पानी पूरी खराब हो जाती। कुछ दिनों बाद निर्मला रामलाल से बोली, आपको अपना ठेला किसी दूसरे गांव में लगाना चाहिए। आपकी पानी पूरी कोई खाने नहीं आता। हम तो सड़क पर आ गए। तुम सही कहती हो, मुझे अपनी पानी पूरी रोज शाम के वक्त फेंकनी पड़ती है। तभी रामलाल का दरवाजा कोई खटखटाने लगा। रामलाल ने दरवाजा खोल दिया। उसने देखा बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था। मुझे कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से भूखा हूँ। मेरे घर पर करीब 2 दिन से खाना नहीं बन रहा। मेरा नुकसान पे नुकसान हो रहा है। मेरे पास कुछ पानी पूरी पड़ी है जो अभी तक खराब नहीं हुई हैं। तो लाओ, मुझे वही खिला दो। रामलाल ने पानी पूरी उस बूढ़े व्यक्ति को दे दी। देखते ही देखते वो बूढ़ा व्यक्ति रामलाल की सारी पानी पूरी खा गया और उसने एक झोली रामलाल को पकड़ा दी। ये क्या है? ये बालू है जो तुम्हारी किस्मत बदल देगी। बालू मेरी किस्मत कैसे बदल सकती है? ये जादुई बालू है। तुम कल से तंदूर में पानी पूरी बनाओगे। लेकिन वो कैसे? अपने कान इधर लेकर आओ। बूढ़ा व्यक्ति सत्तू के कान में कुछ बात कहकर चला गया। अगले दिन सत्तू उस बूढ़े व्यक्ति के बताए अनुसार गांव के बीचों बीच ठेला लगाकर खड़ा हो गया और तंदूर गर्म करके छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाने लगा। उन पूड़ियों को गर्म करने के लिए जैसे ही उसने बालू तंदूर में डाली, देखते ही देखते बहुत सारी पूड़ियाँ अपने आप बनकर तैयार होने लगी। उसकी महक से सारा गांव सत्तू के ठेले पर आकर खड़ा हो गया। पानी पूरी में खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है रामलाल भैया, जल्दी से मुझे अपनी पानी पूरी खिला दो। देखते ही देखते शाम तक रामलाल की सारी पानी पूरी बिक गई। उस दिन के बाद रोज रोज ऐसा ही होने लगा। रामलाल तंदूर में पूड़ियाँ बनाता, मगर जैसे ही वो पानी पूरी गर्म करने के लिए जादुई बालू डालता, पूरा गांव वहां एकत्रित हो जाता। गांव में मुखिया के रेस्टोरेंट में कुत्ते लौटने लगे थे।
थक हार कर सत्तू ने रत्नापुर गांव के मुखिया को बुलाया। पता नहीं रामलाल तंदूर में कैसे पानी पूरियां बना रहा है। मेरे रेस्टोरेंट में तो ताले लग गए। आपके कहने के मुताबिक मैंने कई दिन से उसके घर पर नजर रख रहा था। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसका तंदूर एक जादुई तंदूर है। उसके पास जादुई बालू है। जैसे ही वो बालू तंदूर में डालता है, पूरा गांव पानी पूरी की खुशबू से महक जाता है। तो फिर जाओ, वो बालू मुझे ला कर दो। जैसी आपकी मर्जी। अगली रात भीमा और कालिया चुपके से उस बालू को चुरा ले आए। सत्तू ने भी हूबहू वैसे ही पानी पूरी बनाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने वो बालू तंदूर में डाली, अचानक तंदूर फट गया और उसके कारीगर घायल होकर बेहोश हो गए। तभी एक प्रकाश में से एक बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराता हुआ सत्तू के सामने आकर बोला, मैं एक जादूगर हूँ। मैंने ही ये बालू रामलाल को दी थी। तुम शायद ये बात नहीं जानते मुखिया कि ये बालू खुद इंसान का चुनाव करती है। इस बालू ने रामलाल को चुना, तुम्हें नहीं। और तुम्हें एक राज की बात बताऊं, ये बालू अपने मालिक की रक्षा भी करती है। तो ध्यान रखना, रामलाल को कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। वो बहुत दयालु व्यक्ति है। उसकी दयालुता से ही प्रसन्न होकर मैंने उसे ये जादुई बालू दी थी। आखिरकार उसने मुझे मुफ्त में अपनी पानी पूरी खिलाई थी, तो उसका फायदा कराना तो मेरा फर्ज है। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया और सत्तू हाथ मलता रह गया। उस दिन के बाद से सत्तू ने हार मान ली और रामलाल की जादुई तंदूर की पानी पूरी अब गांव तक ही नहीं, शहर में भी प्रसिद्ध हो चुकी थी।